सिजेरियन डिलीवरी के बाद टाके में दर्द कब तक रहता है? मैं अपने नॉर्मल रूटीन के काम कब से शुरू कर पाई? मैंने ऐसा क्या टिप्स फॉलो किया जिससे मेरी रिकवरी फास्ट हुई, और मैंने क्या मिस्टेक किया जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए? आज मैं इसी वीडियो के साथ आपके पास आ गई हूँ, और मैंने गाइज लगभग 10 to 11 पॉइंट कवर किए हैं जिसमें आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक वर्किंग मॉम हूँ और मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हॉस्पिटल से 5 से 6 दिन के बाद आई, और मेरा फाइनली टाका कटने के बाद ही आई। मेरा जो टाका लगा था वो डिजॉल्व होने वाला टाका लगा था, और सिर्फ 2 नोट लगे थे, तो वो कट हो गया। उसके बाद मैं फाइनली आई, और जो वाटरप्रूफ जो ये लगता है स्ट्रिप वो लग गया था, फिर मैं आई। मेरे डॉक्टर ने मुझे जो सजेस्ट किया वो मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जाके नेक्स्ट डे वो जो वाटरप्रूफ लगा हुआ था उसको मैं हटा सकती हूँ, और मुझे उस टाके पे मतलब कुछ एंटीसेप्टिक दिया था लगाने के लिए कि उसको में से सूखा रखना है, और एक दवा भी दिया था कि उससे पोंछ करके और फिर दवा लगाने के लिए सुबह शाम 2 टाइम। सबसे पहले अपना पहला पॉइंट ये है गाइस कि घर आने के बाद सबसे पहला काम की जो हम लोग की ब्लीडिंग होती है उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया कि गाइस मैंने कोई नॉर्मल पैड यूज़ नहीं किया, मैंने कोई भी कॉटन पैंटी यूज़ नहीं किया। मैंने पीरियड पैंटी यूज़ किया जो कि क्लोविया ब्रांड से था, और मैं आप लोग को फ़ोटो दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने बहुत अच्छा था, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था, क्योंकि मुझे लगा कि कॉटन का पैंटी पहनना और यहाँ स्कार पे उसका रबड़ पड़ने से मुझे अनकंफर्ट होता, मैं बिल्कुल भी पहनना नहीं चाहती थी कॉटन पैंटी, इसलिए मैंने वो पीरियड पैंटी यूज़ किया। और जो सेकंड पॉइंट पे आते हैं गाइस, तो सेकंड पॉइंट ये है कि क्या मैं रोज़ नहाती थी? तो गाइस मेरा बेबी फरवरी महीने में हुआ था, उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, तो मैं रोज़ नहीं नहाती थी। मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि मैं रोज़ नहा सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रोज़ नहीं नहाती थी। मैं 1 से 2 दिन गैपिंग करके नहाती थी, और हफ्ते में 2 बार अपने बाल को वॉश करती थी। लेकिन हाँ, नहाने में सावधानी बरतनी है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। नहाने टाइम मैं बाथरूम में किसी से चेयर रखवाती थी और चेयर पे बैठ के नहाती थी। आप बिल्कुल भी नीचे फर्श पे बैठ के नहीं नहाइएगा, क्योंकि नीचे आप जब ना बैठेंगे तो फिर इस पे आपको जोड़ पड़ सकता है, तो इसलिए आप चेयर का ही यूज़ कीजिएगा। तब 2 महीने तक मैं चेयर पे ही नहाई हूँ गाइस। और नहाने के साथ साथ मैं टॉयलेट की भी बात कर लेती हूँ कि टॉयलेट मैंने कौन सा यूज़ किया और कौन सा अच्छा होता है। तो गाइस मैंने वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ किया, और सी सेक्शन के बाद वेस्टर्न टॉयलेट ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप जब इंडियन टॉयलेट यूज़ करेंगे तो आपको टाके में जोड़ पड़ सकता है, दर्द हो सकता है, तो इसलिए आप 1 से 2 महीने तक कोशिश कीजिएगा कि वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज़ कीजिए। तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं गाइस कि तीसरा पॉइंट क्या। तो तीसरा पॉइंट ये है कि मैंने डाइट क्या फॉलो किया। मैंने क्या डाइट फॉलो किया जिससे मेरी रिकवरी फास्ट हुई। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको जो मन करे आप खा सकती हैं। मैं रोटी, दूध, सब्जी, चावल, दाल, सब्जी खाती थी, फल भी खाती थी, नट्स भी खाती थी, अंडा भी खाती थी, पनीर भी खाती थी, ये सारी चीज़ें खाती थी। क्योंकि गाइज अगर हम एक खिचड़ी और दलिया सिर्फ खाएंगे तो हमें बच्चे को दूध भी पिलाना होता है, और सिर्फ खिचड़ी और दलिया खा करके दूध का अच्छे से दूध होगा ही नहीं, और फिर बच्चे के लिए दिक्कत हो जाएगा। लाल मिर्च जो होता है वो मैं नहीं खाती थी। ज़्यादातर भुजिया सब्जी का यूज़ करती थी मैं। मसाला को थोड़ा अवॉइड करती थी, क्योंकि आप मसाला खाएंगे तो उससे आपको गैस हो सकती है। दूध तो बिल्कुल ही लेना है गाइज हम लोग को, दूध, दही, ये सब मैं खाई थी। और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है, क्योंकि दूध का मेन सोर्स पानी ही है। तो चौथा पॉइंट ये है कि मैंने अपना मालिश कब से शुरू कराया। तो गाइज मैंने अपना मालिश 10-12 दिनों के बाद ही शुरू कराया। सो मैं क्या मालिश कराती थी वो भी आपको बता दे रही हूँ। मैं हाथ मालिश कराती थी, पैर मालिश कराती थी, अपना बैक पीठ मालिश कराती थी,
मेरा सर में जो बाल है उसमें वो ऑयल मसाज करती थी। मैं पेट मालिश नहीं कराती थी क्योंकि थोड़ा डरती थी कि हाँ अभी घाव नया है तो इस पे कहीं जोर ना पड़ जाए, दबाव ना हो जाए, तो मैं ये नहीं मालिश कराती थी। ये आप लोग की अपनी चॉइस है, अगर हल्के हाथों से कोई मालिश कर रहा है तो आप करा सकते हैं। तो पांचवा पॉइंट ये है कि सी सेक्शन होने के बाद क्या मैं अपने सर को ढक के रखती थी या सॉक्स पहनती थी? तो गाइज ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कोई सर को नहीं ढकती थी, ना ही मैं सॉक्स पहनती थी। वैसे तो मेरा बेबी का जो जन्म हुआ था वो फरवरी महीने में हुआ था, लेकिन गाइज मार्च अप्रैल इस समय तो आप जानते हैं कि गर्मी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो गर्मी में मैं एसी भी चलाती थी, लेकिन हाँ एसी का टेम्परेचर मैं ऑलवेज 27 ही रखती थी, 27 28 ऐसे टेम्परेचर रखती थी। अगर आप गर्मी में एसी नहीं चलाएंगे और आपको इस पे पसीना आ गया तो आपका घाव जो है सूखेगा ही नहीं। तो इसलिए इसको सूखा रखने के लिए हमें पसीना से बचना है गाइज, और इसके लिए मैं एसी चलाती थी और 27 पे चलाती थी। तो आप भी 27 पे एसी चला सकते हैं। बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लीजिएगा कि एसी चलाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा। हाँ ये ध्यान दीजिएगा कि जो एसी का हवा है वो डायरेक्ट बच्चे पे ना पड़े, तो उसको या तो आप थोड़ा सा लो में सेटिंग कर लीजिएगा, मतलब जैसे भी हो बच्चा डायरेक्ट ना पड़े, बच्चा पे डायरेक्ट वो हवा नहीं आनी चाहिए। तो 6वां पॉइंट है कि बच्चे को दूध मैंने कैसे पिलाया। सो के पिलाया, बैठ के पिलाया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ गाइज, मैं अपने बच्चे को दूध बैठ कर पिलाती थी। यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सोई भी रहती थी रात में तो मैं उठ के बैठ जाती थी अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। कभी भी मैं सो के दूध नहीं पिलाती थी। क्या होता है कि जब हम सो के दूध पिलाते हैं तो बच्चे के कान में दूध जाने का खतरा हो सकता है, या उसके सांस वाले नली में दूध जाने का खतरा हो सकता है। तो मैंने तो अपनी नींद बहुत ही खराब की है गाइज, मैं रात रात भर बैठती थी। लेकिन हाँ गाइज, दूध पिलाने का भी एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने फॉलो किया, कि आप अपने पीठ के पीछे एक, जैसे मैंने अभी एक पीलो लिया हुआ है तो आप पीलो जरूर रखिएगा। पीलो के पीठ के पीछे एक पीलो रखेंगे और तब आप बैठेंगे दूध पिलाने के लिए। और बिल्कुल आगे झुक के नहीं पिलाना है क्योंकि फिर इसमें दर्द होने लगता है। आप एकदम स्ट्रेट रहिएगा, बच्चे को थोड़ा ऊपर रखिएगा। और इसके लिए एक मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ, फीडिंग पिलो आता है, तो आप फीडिंग पिलो मंगा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। मैंने फीडिंग पिलो तो उस टाइम मेरे पास नहीं था, मैं यूज नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे लगा कि उसकी नीड है। फीडिंग पिलो से आपका बेबी ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगा, आपको झुकना नहीं पड़ेगा और आपको फीड कराने में बहुत आसानी रहेगा। और आपके टाके को ऐसे आप नहीं होंगे तो आपके टाके में दर्द भी नहीं होगा। मैं फीडिंग पिलो यूज तो नहीं करी, लेकिन मैं कभी तकिया रख लेती थी या अपने हाथ से ही मैं ऐसे बच्चे को ऊपर करके, मतलब अपने बच्चे को अपनी तरफ झुका करके मैं बाबू को दूध पिलाती थी। मैं नहीं झुकती थी। ये है कि मोबाइल यूज किया मैंने या नहीं। तो गाइज मैं बता दूं कि मैंने मोबाइल यूज किया, लेकिन मोबाइल यूज ज्यादा नहीं किया, और आप भी मोबाइल यूज ज्यादा नहीं कीजिएगा। क्योंकि मैं बताती हूँ उससे क्या हुआ। मैं कभी कभी थोड़ा ज़्यादा अगर यूज़ कर लेती थी तो उससे क्या होता था गाइज कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था, बहुत दर्द होने लगता था, तो मोबाइल की तरफ देखने का भी मन नहीं करता था। तो आप अपने यूज के अनुसार, ज़रूरी है तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, मैंने भी यूज़ किया, लेकिन आप ज़्यादा यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा यूज करने से ना उस टाइम सर में बहुत दर्द होने लगता है। तो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं लेकिन थोड़ा कम करेंगे। तो 8वें पॉइंट पे आते हैं कि एस्कार, ये जो हमारा एस्कार था उसमें खुजली भी होती थी। तो हाँ गाइज, एस्कार में खुजली होती थी। जब एस्कार थोड़ा सा पुराना होने लगता है या ठीक हो, इसको हम यही कह सकते हैं कि वो ठीक होने के लिए ही शायद खुजली होता है, क्योंकि हमारे घर के लोग तो यही कहते हैं कि वो ठीक हो रहा है इसलिए खुजली हो रहा है। तो खुजली होती थी तो उसको बिल्कुल भी ऐसे ऐसे करके खुजलाना नहीं है, नोचना नहीं है, उसको अपने हल्के हाथों से उसको सहला देना है। और खुजली को बहुत ज़्यादा रफली नहीं खुजली करना है। तो 9वां पॉइंट ये है गाइज कि टाके का दर्द कब तक रहा, कितने दिनों तक मेरे टाके का दर्द हुआ। ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हर लेडी उत्सुक है, और मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि जब मेरे टाके में दर्द होता था तो मैं ढूंढती थी, मैं सोचती थी कि कोई मुझे बताए कि ये दर्द कब तक होगा, ये कितने दिनों में मैं एकदम नॉर्मल हो जाऊंगी, ये मेरा दर्द नहीं होगा। तो टाके का दर्द जो है गाइज, आप लोग को
1.5 महीने तक थोड़ा ज़्यादा मतलब कर सकता है, 1.5 महीने तक तो ठीक ही हो जाता है, लेकिन आप 2 महीने तक लेके चलिए। 2 महीने तक पूरी तरह से टाँके का दर्द ठीक हो जाता है। 2 महीने तक आप एकदम फिट हो जाते हैं गाइस, एकदम लगता ही नहीं है कि आपका ऑपरेशन हुआ था, एकदम मस्त हो जाते हैं। और 2 महीने के बाद आपके टाँके में दर्द उस तरह से नहीं होगा कि आपको पेन हो रहा है। कभी कभार आपको थोड़ा सा सुई चुभने जैसा महसूस होगा, और टाइम के साथ 3rd मंथ 4th मंथ तक वो भी बिल्कुल ही चला जाता है। गाइस मैं वैसे तो 3 महीने रेस्ट पे रही हूँ, आप लोग भी रेस्ट पे रहिएगा, क्योंकि ऑपरेशन के बाद रेस्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। 3 महीने अपने आप को कोई काम नहीं करने दिया है। मेरा खाना पीना कुछ भी मैं नहीं बनाती थी, एकदम बेड पे बैठ के खाती थी। और मैं हर हस्बैंड से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस टाइम में, इस ऑपरेशन के समय में आप अपने वाइफ का साथ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम में साथ देना। क्योंकि एक औरत का सबसे करीब अगर कोई होता है तो वो उसका पति होता है, और हस्बैंड अगर सपोर्ट करे तो हर दर्द से हम लोग आगे निकल सकते हैं, हर दर्द थोड़ा कम लगने लगता है। सो मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया, बच्चे को रात रात भर घुमाते भी थे गाइस। 3 महीने तक का मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ गाइज, बहुत ही बेकार होता है छोटे बच्चों के साथ। बच्चे रात रात भर जगते हैं, उन लोगों को घुमाना भी होता है, टहलाना होता है ताकि वो चुप हो जाए। तो ये काम मेरे हस्बैंड करते थे। वो रात में 1 बजे 2 बजे बाबू को कंधे पे ले करके और टहलाते थे रूम में ही, और मैं सोती थी। तो हस्बैंड का साथ काफ़ी रहा, और मैं हर पुरुष से कहूँगी, हर भैया से कहूँगी, हर आदमी से कहूँगी कि आप लोग अपने पत्नियों का साथ ज़रूर दीजिएगा इस कठिन समय में। सो बहुत ज़रूरी होता है, आपका साथ जो होगा वो साथ कोई और नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे सकता। सो मेरी रिक्वेस्ट है। सो लास्ट पॉइंट गाइज, 10वां पॉइंट ये है जो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि मैंने एक गलती करी थी, जो कि मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। कि हॉस्पिटल से जब मैं शुरू में आई थी तो डॉक्टर ने मुझे 1.5 महीने का दवा दिया था, कैल्शियम आयरन, जो कि मुझे खाना था। 1.5 महीने में दवा ख़त्म हो गया, और डॉक्टर ने मुझे 1.5 महीने के बाद दोबारा बुलाया था चेकअप के लिए। 1.5 महीने के बाद गाइज मैं चेकअप के लिए नहीं गई, यही मैंने मिस्टेक करी, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं अपने गांव चली गई थी, ससुराल चली गई थी, तो मैं वहाँ से यहाँ नहीं आई, और मैं एक ही बार 2.5 महीने पे आई। मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे कमर में पेन होने लगा था, मतलब मुझे पूरा कमर चनक रहा था, दर्द कर रहा था। तो फिर जब मैं 2.5 महीने के बाद डॉक्टर से मिलने गई तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप 1.5 महीने के बाद आना था, आप इतना लेट क्यों आए हो। तो मैंने उनको बताया था कि मैं यहाँ पे नहीं थी। उन्होंने वही कहा कि आपका आयरन और कैल्शियम मिस हो गया है, 1.5 महीने के बाद फिर से आयरन और कैल्शियम को कंटिन्यू करना था, क्योंकि हम लोग बच्चे को दूध पिलाते हैं, और दूध पिलाने के लिए हम लोग को आयरन कैल्शियम लेना ज़रूरी होता है गाइस। तो मेरा आयरन कैल्शियम छूट गया था, जिसकी वजह से मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये मिस्टेक किया था, तो मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं कि ये मिस्टेक प्लीज़ आप मत कीजिएगा। तो अगर आप न्यू मॉम हैं तो आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, और अपने पार्टनर को भी बोलें कि वो भी आपका सपोर्ट करें, क्योंकि बेबी के साथ साथ माँ को भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि हम हेल्दी रहें, क्योंकि हम हेल्दी रहेंगे तभी हमारा बच्चा भी हेल्दी रहेगा। तो गाइस, सी सेक्शन डिलीवरी इजी नहीं होती, लेकिन हाँ धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। 3 महीने में आप पूरे फिट हो जाते हैं। आप अपने रूटीन काम जो भी आप करना चाहते हैं आप एकदम कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये था मेरा अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ। सो यहाँ पे पॉइंट सारे मैंने कवर कर दिए हैं। अगर आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।